सबसे पहले आज की क्लास का टॉपिक आपको पता होना चाहिए। वो हमारा क्या है टॉपिक का ना, रेडियोग्राफिक इमेज है। और जैसे जो आने वाले जो इस पे टॉपिक्स होगा, जो शामिल होगा इस टॉपिक के अंदर, उसमें आपको जो फैक्टर अफेक्टिंग होगा रेडियोग्राफिक इमेज का, उसका भी बताया जाएगा। और उसमें एक टॉपिक आएगा शार्पनेस। शार्पनेस को भी जो इफेक्ट करती है उसमें भी कुछ फैक्टर्स होंगे, उसको भी आपको इस टॉपिक में कवर किया जाएगा। कल हम लोग बता रहे थे कि रेडियोग्राफिक इमेज क्या होता है। तो हमने बताया था कि जब आप एक्सरे करते हो और उसके बाद जो भी एक्सपोजर देने के बाद फिल्म के अंदर जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली वो इमेज ही होता है, लेकिन उस वक्त वो इमेज आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए उस वर्ड को हम लोगों ने किससे इंडिकेट किया है, लैटेंट इमेज उसको बताया है। फिर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वही इमेज क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, और आप उसमें जो कुछ देखना चाहते हैं देख पाते हैं। आपके जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उसमें बीमारियों का पता भी बताते हैं और उसकी डायग्नोसिस तरीके से जो पेशेंट जिस वजह से आपके पास आया है उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट था हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेडियोग्राफिक इमेज को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है आपको याद करने के लिए, MSc/DA²। और सभी का जो है ना इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसका जो वर्ड्स थे उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया गया है। M4 जैसे यहाँ पर क्या है, मैग्निफिकेशन, D4 डेंसिटी, C4 कंट्रास्ट, और उसी तरीके से M4 मैग्निफिकेशन, और लास्ट एक और D होगा वो है डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो हम फिर से जो है ना आपको इसके बारे में ब्रीफली बताते हैं। डेंसिटी आपको जैसे बताया गया था कि अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग जो होती है फिल्म के ऊपर, कोई फिल्म कितना ज़्यादा ब्लैक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। और ये भी बताया था कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, MAS के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका एक्चुअली ये क्या है, करंट और टाइम का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, MAS क्या हुआ, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड करंट। और MA किसको बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ अ यूनिट ऑफ ट्यूब करंट, क्योंकि ट्यूब करंट के अंदर जो करंट होता है मिली एम्पियर में होता है। जो आपको एक्सरे सर्किट के अंदर या एक्सरे ट्यूब के अंदर जो सेकेंडरी सर्किट है, और सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, हाई वोल्टेज सर्किट कहलाता है वो। और जब हाई वोल्टेज सर्किट है तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा और जो करंट होगा वो कम होगा। और करंट भी क्या होना चाहिए उसमें, मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें कि जो हमारा प्राइमरी सर्किट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या ज़रूरत होती है, लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे जो करंट होता है वो हाई करंट होता है, इसलिए वो वहाँ पे करंट जो यूज़ किया जाता है वो एम्पियर में यूज़ किया जाता है। जनरली 3 to 6 एम्पियर करंट यूज़ करते हैं। और जो करंट यूज़ करते हैं वही क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलता है। और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब चूंकि ये चार्ज पार्टिकल है और ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है तो पर यूनिट टाइम होगा, तो यही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक आपका ट्यूब करंट है। क्योंकि वो करंट का हो गया, क्योंकि ट्यूब करंट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। सेम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है ट्यूब के अंदर पर यूनिट टाइम में, तो वो भी क्या हो गया, क्योंकि ट्यूब के अंदर ये घटना हो रही है इसलिए उसका नाम ट्यूब करंट हो गया। तो बात समझ में आ गई कि डेंसिटी जो टोटली डिपेंड है अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग वो किसके ऊपर, MAS के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन हमारा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट भी कुछ भी नहीं है, जस्ट अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग का डिफरेंस है। क्योंकि आप जिस भी बॉडी जिस पार्ट का भी पार्ट ऑफ द ऑर्गन का आप चाहते हो एक्सरे करना, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कोई उसमें क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है, वहाँ पे बोन हो सकता है, टिश्यू में भी डिफरेंट है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो सकती है, कार्टिलेज होगा, टेंडन होगा, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसका जो इमेज आएगा वो एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट के अंदर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या होगा, वहाँ पे आपको ब्राइटनेस जो है ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देगा, डिफरेंट शेड या डिफरेंट ग्रे आपको वहाँ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ये बॉडी पार्ट है। मतलब हार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, लंग्स कैसा दिखाई दे रहा है, और भी जितने इसोफेगस कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रेकिया कैसे दिखाई दे रहा है, ये सारा का कुछ जो है आपके उस एक्सरे पे दिखाई देगा, सिर्फ डिफरेंस की वजह से, अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग के डिफरेंस की वजह से। और आपको जैसे पता है कि जो हायर एटॉमिक नंबर की जो भी पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कि आपका बोन है 13 मोर देन 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये आपको पूरा का पूरा क्या होता है, इसका इमेज आपको वाइट दिखाई देता है। रीज़न क्या है कि ये एक्सरे को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो फिल्म तक वो चीज़ पहुंचेगी नहीं, और जब फिल्म तक पहुंचेगी नहीं तो फिल्म पे कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा।
और बाकी जितने भी हैं आपको मसल्स जो भी है, अलग अलग मसल्स का जो डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग होगी अलग अलग होगी। ठीक है, उसी तरीके से जो हार्डनेस, जो भी सॉलिड चीज़ें और भी है, बोन या उसके आसपास की जो चीज़ें होंगी, उसका भी ब्राइटनेस जो होगा अलग अलग होगा। तो उस तरीके से आप ऑर्गन को आप देख पाते हैं उस फिल्म के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद बताया कि जो कंट्रास्ट होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरली केबीपी के ऊपर करता है, और केबीपी का जो फुल फॉर्म होता है किलोवोल्ट पिक। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, क्योंकि हायर साइड यूज़ करते हैं तो किलो में इसको यूनिट्स आपने हायर यूनिट को चूज़ किया है। और पिक का मतलब क्या होता है, पिक का मतलब होता है कि जो भी वोल्टेज है उसके अंदर चूंकि फ्लक्चुएशन होता है, तो किसी भी टाइम पे जो मैक्सिमम उसका पोजीशन होगा, जो मैक्सिमम जो रेंज होगा, मान लो 100 केवीपी, इसका मतलब किसी भी टाइम जो वोल्टेज था 100 केवी था, मतलब 100 किलोवोल्ट था, और जाहिर सी बात है उसके बाद वो डाउन ही होगा, उससे ऊपर नहीं जा सकती। इसीलिए केवीपी यूज करते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या है उसको इंडिकेट करें। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया था कि जो कंट्रास्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन ये आपको चाहिए वो ये है कि इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जितना आप लोअर केवीपी यूज करेंगे, हायर एमएएस यूज करेंगे, आपको डिटेल्स या इमेज जो है ना ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन बदले में आपको रेडिएशन डोज जो है ना पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। तो आइडियली क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम हायर केवीपी यूज़ करते हैं और लोअर एमएएस यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट को रेडिएशन डोज कम लगे और सिर्फ इमेज क्वालिटी ऐसी हो कि उससे डिटेल्स जाए ना हो, डिटेल डिस्टर्ब ना हो, डिटेल का पता चल जाए सिर्फ। आगे हमने बताया, आगे का पॉइंट्स हमारा है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि एक्सरे जब आप जहाँ से भी ट्यूब से जैसे निकलता है, वैसे ही जैसे लाइट टॉर्च से आप टॉर्च जैसे मारते हो और लाइट उससे निकलती है, तो भी जैसे आगे बढ़ता है डाइवर्स करता है। सेम क्या है, आपका एक्सरे भी डाइवर्स करता है, कहाँ से कहाँ तक, जब ऑब्जेक्ट से फिल्म तक पहुँचती है। ठीक है, तो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इमेज साइज जो होता है, जो ऑब्जेक्ट साइज होता है, इमेज साइज, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा बड़ा अगर इमेज साइज हो जाए, यानी उससे बड़ा हो जाए, तो वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे रेडियोलॉजी में मैग्नीफिकेशन, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं होना चाहिए, एक प्रोपोर्शन में जो है ना मैग्नीफाई होना चाहिए आपका इमेज ऑब्जेक्ट से, अदरवाइज जो है ना वो भी जो है ना आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी, और आप उसकी डिटेल्स जिस वजह से आप एक्सरे कराना चाहते हैं वो चीज़ आपको फाइंडिंग में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कहा गया कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो होता है। ठीक है, दूसरा, इट इज रेशियो ऑफ फिल्म टू फोकस डिस्टेंस टू एफओडी, फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू IS बाई OS, मतलब इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू फिल्म टू फोकस डिस्टेंस बाई FOD, फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद कह रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन अगर आपको चाहिए कम से कम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, FOD मतलब फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेस रखना पड़ेगा, एंड FFD फिल्म टू फोकस डिस्टेंस मैक्सिमम रखना पड़ेगा। आइडियली क्या होता है, एक्सरे के अंदर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं ट्यूब और ऑब्जेक्ट के बीच में। जनरली सारे रूटीन एक्सरे उसकी हाइट इतनी होती है, मतलब FFD फिल्म टू फोकस की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर, जो परमिसेबल है और ये आइडियल है। लेकिन हेड और आपको लंग्स के केस में, चेस्ट एक्सरे के केस में आपको इंक्रीज करना पड़ता है। चेस्ट के केस में आपको 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा, 1.5 मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और स्कल के केसेस में भी आपको मोर देन 100 सेंटीमीटर रखना होता है। ठीक है, चेस्ट की कंडीशन में आप चुके इसलिए रखना होता है ताकि जो लंग्स का, हार्ट का जो साइज़ है वो जो है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हार्ट का साइज़ बड़ा ना दिखाई दे, क्योंकि आप जितने नज़दीक से रखोगे ना तो हार्ट का साइज़ बड़ा दिखाई देगा, तो उसकी वजह से जो है ना आपको FFD इंक्रीज करनी पड़ती है। अब आगे की बात, आगे जो हमारा अगला जो इसमें टॉपिक है या जो आ रहा है पॉइंट्स, वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को समझना बहुत आसान है। ये अनइक्वल अगर मैग्नीफिकेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ पर इसी वजह से डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट मैग्नीफाइड द सेम अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम अमाउंट, देन क्या होगा, और ये चीज़ कब ज़्यादा हो जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट एंड फिल्म नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो मतलब बहुत से आसानी से समझने के लिए कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप का अगर मैग्नीफिकेशन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डिस्टॉर्शन होगा। तो मतलब इसीलिए क्या है, अनइक्वल मैग्नीफिकेशन, बहुत अच्छा शॉर्ट में वर्ड क्या कहोगे, अनइक्वल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, कोई भी सेम अमाउंट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, जैसे कि आपका हैंड के अंदर कितने 5 फिंगर्स हैं, अगर सेम अमाउंट में इन सभी का क्या होता है, मैग्नीफिकेशन नहीं होता है।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसकी फिंगर्स कैसी है ना। जैसे कि मान लो ये हमारे जो थंब की कंडीशन ऐसा है, और उसके अलावा इंडेक्स फिंगर या जो भी फिंगर्स हमारे हैं उसकी कंडीशन ऐसी, साइज ऐसी है। इसमें क्या होता है कि सभी अगर बड़े प्रोपोर्शन में तो आपको बुरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा, कोई कम इंक्रीज करे और कोई ज़्यादा इंक्रीज करे। इसीलिए कहा ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ का इंक्रीज करना, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में ना हो, अनइक्वल हो, तो जाहिर सी बात अनइक्वल मैग्निफिकेशन यही होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, डिस्टॉर्शन। कह रहे हैं डिस्टॉर्शन होता कब है, वो उस कंडीशन में होता है जब ऑब्जेक्ट और फिल्म को आप पैरेलल ना रखें। ऑब्जेक्ट और फिल्म को एक दूसरे से पैरेलल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल मैग्निफिकेशन होगा। मतलब सेम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, तो उसके अंदर जो इंक्रीज ऑब्जेक्ट्स के साइज की जो कंडीशन होगी वो डिफर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, और जिसकी वजह से जिस मकसद से आप वो टेस्ट कर रहे थे, जिस मरीज को जो फायदा होना था वो नहीं हो पाएगा। तो डिस्टॉर्शन भी बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। अगला पॉइंट है हमारा शार्पनेस। शार्पनेस का मतलब यह है कोई भी क्लोज कोई फिगर है, अगर उसकी बाउंड्रीज क्लियर दिखाई दे रही है तो हम लोग बोलते हैं ये शार्प इमेज है। समझ गए। अब जैसे कि ये हमारा टेबल है, अब इसको मुझे इसके किनारे, चारों तरफ से किनारे को देखो। अब ये चारों तरफ के किनारे अगर आपको दिखाई जाए, विजुअलाइज है, तो दैट मीन्स इस टेबल की जो इमेज है या पिक्चर है वो बहुत अच्छी है। अगर इसका ऐसा हो कि बीच वाला पार्ट बहुत खूबसूरत दिखाई दे और इसका जो पेरिफेरी है वो आपको ना दिखाई दे, बाउंड्रीज ना दिखाई दे, तो इसका मतलब है, उसको कहा जाएगा कि इमेज शार्प नहीं है। इमेज शार्प का मतलब ना होने का मतलब यह है कि इसका किनारा कहाँ है आपको पता ही नहीं चला। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ बहुत खूबसूरत होती है पिक में, लेकिन वो बाउंड्रीज उसका क्लियर नहीं होता, मतलब कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं चलता। तो ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इसको शार्पनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो पहले तो आप शार्पनेस का डेफिनेशन देखो, एबिलिटी टू सी द शार्प मार्जिन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रेडियोग्राफ। ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट के शार्प मार्जिन को देख सको। कहाँ, क्योंकि बात चल रही है एक्सरे की, तो रेडियोग्राफ के अंदर, इमेज के अंदर। इमेज के अंदर अगर ऑब्जेक्ट के मार्जिन को आप देख सकते हैं, शार्प मार्जिन को, तो दैट मीन्स वो शार्पनेस कहलाएगा, है तो शार्पनेस है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, मुतासिर करती है, जिसकी वजह से शार्पनेस क्या होती है, डिग्रेड होती है। पहला है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। ज्योमेट्री की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की जो बनावट होती है ना, उसकी वजह से भी जो है ना आपको अनशार्पनेस होती है। तो ज्योमेट्री की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी उसको ज्योमेट्री अनशार्पनेस बोलेंगे। जैसे कह रहे हैं कि ये शार्पनेस बढ़ेगी, अनशार्पनेस बढ़ेगी, कैसे, जब आप फोकल स्पॉट साइज को इंक्रीज करोगे, फोकल स्पॉट साइज, अब उसकी वजह से क्या होता है, एंड एफओडी, फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये फोकल स्पॉट साइज बड़ा होगा, अगर आप इमेज आपको शार्प चाहिए तो स्मॉल फोकल स्पॉट सेलेक्ट करो। समझ गए। मान लो यहाँ से ये देख रहे हो ना, इसमें ऐसा होता है कि एक होता है लार्ज और एक होता है दूसरा स्मॉल। तो जो स्मॉल होता है उसका फोकल स्पॉट साइज जो है ना, उससे जो कंडीशन होती, और जो लार्ज है, लार्ज वाले से आपको इमेज उतना शार्प नहीं होगा, मतलब वो एक तरीके से एक्सपेंड करेगा उसकी वजह से। तो स्मॉल से जो है ना आपको शार्पनेस बढ़ेगी। समझ गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फोकल स्पॉट साइज का बहुत ही मीनिंग है। अगर आप फोकल स्पॉट साइज जितना कम होगा उतना इमेज शार्प होगा। जैसे मान लो ये जितना फोकस है, ये जो एक फील्ड ऑफ व्यू भी कर लो आप, इसको दूसरी तरह से समझाने के लिए, ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये जितना भी छोटा होगा ये शार्प इमेज उतना ही ज़्यादा आपको शार्प दिखाई देगा। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्टर से दिखाई दे रहा है, ये और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको। समझ गए। जितना ज़्यादा ये छोटा होगा फील्ड ऑफ व्यू, जितना छोटा होगा, और जितना बड़ा होगा फील्ड ऑफ व्यू, उतना एक तरीके से उसकी जो ना क्लियरनेस कम होती जाएगी। ठीक है, क्लियरिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो मतलब क्या कहा, एफओडी होगा, एफओडी को बढ़ाओगे फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तब, या फोकल स्पॉट साइज को बढ़ाओगे तब। दोनों कंडीशन में क्या होगा, ज्योमेट्री अनशार्पनेस इंक्रीज करती है। अब आगे देखो, दूसरा जो अनशार्पनेस की वजह होती है वो है मोशन अनशार्पनेस। मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, इवन आपका हार्ट बीट मोशन में रहता है। इस वजह से हम लोग सीटी जो करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी जो करते हैं, वो इसीलिए मुश्किल होता था क्योंकि वो हमेशा मोमेंट में होता है। और एक्सरे या कोई भी मतलब एक्सरे या सीटी जो भी करें, जब मोशन में ना हो वो ऑब्जेक्ट, तो उससे क्या होगा, इमेज उसकी बहुत अच्छी कैप्चर होती है, इमेज एक्वायर होती है, और बहुत अच्छे से वहाँ पर पैथोलॉजी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स है देख सकते हो। इसीलिए जब से जो ना सीटी जैसे जैसे डेवलप होता चला गया,
16 स्लाइस के बाद 32, 64, 128, 256, अब 256 पे अगर हम कोरोनरी एंजियोग्राफी की बात करें तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे उसकी क्वालिटी होती है। रीज़न, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो आपका इमेज एक्वायर कर लेता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हार्ट बीट नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ठीक है, क्या करें? मैं कह रहा था कि सीटी जो है, जो आपका सीटी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो सीटी क्या था कि वो उसका जो डेवलपमेंट है, बहुत जनरेशन है, और आज के डेट में जनरेशन आगे यहाँ तक पहुँच गई कि जो मैंने बताया था कि जो एक्सरे मशीन होती है वो कौन सी मशीन अच्छी है, उसकी क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं एमए के बेसिस पे। जितना हायर एमए की मशीन होगी उतना अच्छी मशीन मानी जाती है, और उसी तरीके से सीटी में जितने स्लाइस की ज़्यादा मशीन होगी उतनी अच्छी मानी जाती है। तो आज के डेट में 256 स्लाइस की भी मशीन होती है, जबकि पहले सिंगल डुअल स्लाइस से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे टाइम टेकन बहुत लगता था, इमेज क्वालिटी बहुत डल थी, एनजीओ करना मुश्किल था, कोरोनरी करना और मुश्किल था। तो ये सारी चीज़ें। तो मोशन की बात कर रहे थे, तो मोशन की वजह से भी, जैसे अगर कोई बच्चा है, कोई ओल्ड एज में है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे लोगों का आप एक्सरे करने जा रहे हो तो कंडीशन क्या है, और आपको दोबारा बच्चा करने भी नहीं देगा। कोई इंजर्ड पेशेंट है, उसके एक्सरे करने जा रहे हो, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट को भी आप हैंडल करोगे, इस तरीके इंजर्ड पेशेंट को भी आप हैंडल करोगे, तो आपको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए था। पहले इसकी एक तरीके से अहमियत और ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त मैनुअल एक्सरे था, कन्वेंशनल एक्सरे था, क्योंकि अगर एक बार इमेज ले लिया तो वो मशीन उसको कंट्रास्ट को या उसकी क्वालिटी को कम और बेश ज़्यादा और कम नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज चूँकि डिजिटल रेडियोग्राफी का वक्त है, टाइम है, काफ़ी एडवांस रेडियोलॉजी आ गई है, तो यहाँ पे अगर आपके से कुछ गलती पोजीशनिंग की भी, कुछ गलती आपके एक्सपोजर की भी हो जाती है, तो आपके पास ये सारे सेट करने के, कंट्रास्ट, इमेज क्वालिटी, ये सबको मैनेज करने का कंट्रोल है आपके पास डिजिटली, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूर है, साइड बाय साइड ये बात ज़रूर है कि जो क्वालिटी, जितना बढ़िया कंट्रास्ट कन्वेंशनल मैनुअल एक्सरे में होता था, वो डिजिटल एक्सरे में नहीं हो सकता है। रीज़न, वहाँ एग्जैक्ट जो आपका बॉडी पार्ट है उसका वो एक तरीके से अक्स था, उसकी पिक है, और जो डिजिटल है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली मॉडिफाई की हुई वो इमेज है, क्योंकि उसमें आप अपने से क्या करते हो, इमेज को जूम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, सब कुछ कंट्रास्ट सेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ब्राइटनेस, डार्कनेस, सब कुछ सेट कर सकते हो। इसी वजह से, क्योंकि इसमें आपका आर्टिफिशियल जो कहीं ना कहीं इसमें यूज़ हो गया है चीज़ें, आपके मैन मेड चीज़ें या मैन मेड टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, तो इसलिए वो क्वालिटी नहीं मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत होता था, रिपीटेशन ऑफ एक्सरे बहुत होता था, इसीलिए कन्वेंशनल से डिजिटल की तरफ दुनिया गई। दूसरी बात यह है, उस मशीन की भी कैपेसिटी कम होती थी कि अगर कि आप ज़्यादा एक्सरे कहीं पे लोड हो तो वो मशीन जो ना टॉयलेट नहीं कर पाती थी, ट्यूब गर्म हो जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसी मशीन सब है, आप जितना भी एक्सरे कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार कर सकते हो, लगातार रिपीटेड आप एक्सपोजर दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वर्कलोड जैसे जैसे जागरूकता अवेयरनेस बढ़ी इस पर और वर्कलोड बढ़ा, तो ज़रूरत थी ऐसी मशीन की जिसमें जो है ना लगातार एक्सपोजर करने पे ट्यूब जो है ना, उसकी ट्यूब की लाइफ ख़राब ना हो, और उस तरीके से जो है ना जो वर्कलोड है उसको निपटाया जा सके, जो भी वर्क हो उसको निपटाया जा सके। ठीक है, तो मोशन की वजह से क्या होता है, तो इसमें क्या करना है, मोशन अनशार्पनेस से हमें कैसे बचना है। सीधी बात है कि आप एक्सपोजर टाइम को कम कर सकते हो, एक्सपोजर टाइम कम कीजिए, जितना टाइम कम करेंगे, और उसी तरीके से आप सैंड बैग और स्पॉन्ज पैड का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, मोशन अनशार्पनेस को कम कर सकते हो। जैसे कहीं मूवमेंट हो रहा है तो इसको आप ऐसा करो कि भाई सैंड बैग है उसको रख दो, या स्पॉन्ज पैड है उसको रख दो, ताकि वो मूव ना कर सके। समझ गए ना? तो ये एक तरीका है। और दूसरा है टाइम कम से कम कर दो। तभी मैंने कहा हायर एमए की मशीन होगी तो ये पॉसिबल है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे, माइक्रो सेकंड या उससे भी कहो कम में जो है एक्सपोजर लोगे, तो एक मूवमेंट वाली चीज़ भी, मूवमेंट की कंडीशन को नहीं पता चलेगा, लगेगा स्टेशनरी मोड में आपने उसका एक्सपोजर इमेज एक्विजिशन किया है, एक्वायर किया है, हासिल किया है। ठीक है ना? तो ये दो तरीका है। मोशन अनशार्पनेस को कम करने का क्या तरीका है कि आप क्या करोगे, सैंड बैग और स्पॉन्ज पैड का इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ साथ एक्सपोजर टाइम कम कर सकते हो। ठीक है,
और एक्सपोजर टाइम तभी कम कर सकते हो जब हायर एमए की मशीन हो। मालूम पड़ा कि हाई एमए की मशीन नहीं है और आपने एक्सपोजर टाइम कम कर दिया तो वो ट्यूब पे बहुत लोड पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। अब देखिए आगे का हमारा क्या है, ऑब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। एक अनशार्पनेस किसकी वजह से होती है, ऑब्जॉर्प्शन की वजह से। मतलब ये ऑब्जॉर्प्शन क्या है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है, ठीक है ना। कहीं पर एक्सरे क्या हुआ, ऑब्जॉर्ब ज़्यादा हुआ, कहीं पर एक्सरे ऑब्जॉर्प्शन कम हुआ। अब हमारे जो है ना एब्डोमेन की कंडीशन देख लो, सेंटर में क्या है, थिकनेस ज़्यादा है और पेरिफेरी में क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है एक्सरे, सेम एक्सरे 5 मान लो कि क्वांटिटी मान लो 50 एक्सरे जा रही है, तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किसको करना पड़ेगा, जो बीच में है। किनारे वाले को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो तुरंत पास कर जाएगा क्योंकि उसकी थिकनेस ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ड्यू टू शेप ऑफ द स्ट्रक्चर इन द बॉडी इन एस्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रेजुअल फॉल ऑफ एक्सरे ऑब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, फॉल ऑफ एक्सरे। नंबर ऑफ एक्सरे का ऑब्जॉर्प्शन जो है ना सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जब जाते हैं तो कम होता है, सेंटर में ज़्यादा होता है और जैसे किनारे की तरफ जाते हैं पेरिफेरी की तरफ तो ऑब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। रिजल्टिंग क्या है, इल डिफाइंड बाउंड्रीज। उसकी वजह से क्या है, इल डिफाइंड बाउंड्रीज आपको इमेज पे मिलता है, इमेज पे दिखाई देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। देखो ऐसा जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, आप कोशिश करो कि उस स्ट्रक्चर को जो स्फेरिकल है, आप उसको अगर आप उसको क्या करते हो, बाइंडर यूज़ करते हो, तो क्या होगा, ये बाइंडर जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बीच वाला जो उठा हुआ पार्ट है आपका गोल टाइप का है वो फ्लैट हो जाएगा। तो मतलब आप जहाँ कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर हो कि मतलब वह स्फेरिकल टाइप का हो और आपको पॉसिबल हो कि बाइंडर यूज़ कर सकते हो जैसे एब्डोमेन के केस में, तो करना चाहिए। इससे क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा, और जब फ्लैट हो जाएगा इक्वल थिकनेस की तरफ हो जाएगा तो इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। बोलो। जैसे बस बोलते हैं कि सांस रोको, तो वो मतलब क्या है, अनशार्पनेस में यहाँ के गलत ना हो, बंदा हिले ना, या सांस रोको के थोड़ा। सभी जगह नहीं कहते हो, तो चेस्ट एक्सरे करने में करते हैं, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, सांस लोगे या सांस आप छोड़ते हो, है ना। तो दोनों कंडीशन में जो ना लंग्स की जो लोकेशन है, जो लंग्स की कहानी है, वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से करते हैं। सब जगह नहीं करता, हाथ में थोड़ी कहेंगे सांस रोक लो, एक्सट्रीमिटीज में नहीं करेंगे, अपर या लोअर, ठीक है। यहाँ चूंकि एक आपका फंक्शन होता है जिसकी वजह से लंग्स आपका एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा होता है, तो उसकी वजह से उसकी जो है ना लैंडमार्क चेंज होता है, तो इस वजह से वहाँ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो लास्ट है हमारा जो अनशार्पनेस होती है वो फोटोग्राफिक अनशार्पनेस है। मतलब किस टाइप का इमल्शन हम यूज़ कर रहे हैं फिल्म के अंदर, किस टाइप का इमल्शन यूज़ कर रहे हैं, उसमें फाइन ग्रेन है, ठीक है, या फाइन ग्रेन नहीं है। तो बताते हैं अगर आप फाइन ग्रेन स्क्रीन यूज़ करते हैं और गुड फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट यूज़ करते हो तो फोटोग्राफिक अनशार्पनेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे भी अनशार्पनेस आ जाएगी। किसकी वजह से, अगर आप फाइन ग्रेन यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि जो मटेरियल होता है इमल्शन, ठीक है, बैरियम सल्फेट मान लो, अर्जेंटम सिल्वर ब्रोमाइड, अगर ये जो है अगर आप यूज़ कर रहे हो, फाइन ग्रेन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, वो उसके अंदर जो ना शार्पनेस नहीं आएगी, शार्प इमेज उससे जो बनेगा वो शार्प इमेज नहीं होगा। इसलिए बेस्ट कंडीशन है, अगर आप फोटोग्राफिक की वजह से जो अनशार्पनेस आती है उसको कम करना है तो फाइन ग्रेन यूज़ कीजिए, ठीक है, और प्लस गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट का यूज़ कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जो फोटोग्राफी मतलब मटेरियल किस तरीके का है, फाइन है या फाइन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से है, इसलिए इसका नाम पड़ा फोटोग्राफिक अनशार्पनेस। अब अगला टॉपिक हमारा जो है एक्सपोजर फैक्टर्स हैं, जिसको हम लोग बाद में बताएंगे, कल नेक्स्ट क्लास में इसको हम एक्सपोजर फैक्टर देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।